हेलो फ्रेंड्स, द गार्डन ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम दृष्टि आईएएस का यूपी पीसीएस का टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट नंबर 2 की सीरीज चल रही है जिसमें 2 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें 115 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और इस वीडियो में 116 से लेकर के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। और इसमें ये बताना है कि कौन सा यात्री किस देश का था। तो इब्न बतूता कहाँ के थे? मोरक्को। और इब्न बतूता कब आए थे? 1333 से लेकर के 1345 तक यहाँ पर रहे थे, ठीक है। 33 से 45 तक ये भारत में रहे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे इब्न बतूता। सेकंड है अब्दुल रज़ाक, ये थे फारस के, ये एक राजदूत थे और इन्होंने 43 से लेकर के 1445 तक यहाँ पर ये रहे थे। 2 साल ही रहे थे ये, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये इनसे इब्न बतूता से लगभग 100 साल बाद, 100 साल से भी थोड़ा ज़्यादा साल बाद आए। निकितिन रूस से ही व्लादिमीर पुतिन और निकितिन ऐसे नाम से क्लियर है कि रूस के एक व्यापारी यात्री थे। और जो इब्न बतूता थे ये भी यात्री थे, मोरक्को दूत थे, राजदूत, ठीक है। और ये आए थे निकितिन 1470 से लेकर के 74 तक, मतलब ये उनके और भी बाद में आए हैं, अब्दुल रज़ाक के भी बाद आए हैं। नेक्स्ट है डोमिंगो पायस, ये पुर्तगाल के थे और ये 16वीं शताब्दी में, लगभग 1520 में। तो ये और भी बात के हैं। मैं ये विजयनगर की यात्रा मेनली इन्होंने की थी। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस तथा मध्य एशिया के साथ मुगल संबंधों के लिए किस रणनीतिक स्थान पर नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण था? फारस और मध्य एशिया की बात हो रही है, उनसे मुगल संबंध मतलब भारत, फारस मतलब आज का ईरान। तो ऐसे में जब लैंड रूट की बात हो रही है मध्य एशिया और फारस की, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये काबुल कांधार वगैरह का जो क्षेत्र था वो इम्पोर्टेंट था, तो इसका हो जाएगा कांधार। ये फारस और मध्य एशिया के बीच में स्थित एक सामरिक केंद्र था और भारत को अपने जो भी उत्तर पश्चिम से जोड़ने वाले, जो उत्तर पश्चिम मतलब आज का जो पाकिस्तान वगैरह का क्षेत्र है, इधर से जोड़ने वाले व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार का काम करता था ये कांधार। और वहाँ पर सफवी साम्राज्य वहाँ पर एक संघर्ष का केंद्र बिंदु रहा था, जो मुगल साम्राज्य और फारस का सफवी साम्राज्य, उनके बीच का ये केंद्र रहा था। कौन? कांधार, जो हमेशा संघर्ष का केंद्र बिंदु रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में मिन्हाज ए सिराज ने दिल्ली सल्तनत के अधीन आने वाले क्षेत्रों के लिए राजनीतिक अर्थ में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? ये अगले क्वेश्चन में आपके आ सकता है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया। तो किसने किया है? 13वीं शताब्दी मतलब 1201 से लेकर 1299 तक के बीच में मिन्हाज ए सिराज ने प्रयोग किया है क्या? हिंदुस्तान शब्द का। और इनके हिंदुस्तान में कौन शामिल नहीं था? तो आप ऑप्शन से ही देख सकते हैं, दक्षिण भारत नहीं शामिल था, ठीक है। बाकी पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना का जो दोआब है, ये सारे क्षेत्र इसमें शामिल थे। मेनली जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है वो मेनली शामिल था, दक्षिण भारत को ये शामिल नहीं करते थे। और बाद में 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उनका भी था कि एक व्यापक भौगोलिक और सांस्कृतिक अर्थ में था, तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते थे उस समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों का सही क्रम लगाना है। तो इसमें क्रम में आपको देखना है, अनंगपाल तोमर, ये काफ़ी पहले के हैं, ये बाबर वगैरह से पहले के हैं, 12वीं शताब्दी के हैं ये अनंगपाल तोमर। और इन्होंने दिल्ली, ये तोमर राजपूत वंश के थे और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के पहले के शासक थे। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं 1206 में। फिर गयासुद्दीन बलबन, ये 1266 से लेकर के 1287 तक शासक रहे। फिर लोधी वंश सबसे बाद में आया है, तो लोधी वंश में सबसे लास्ट में कौन से लोधी थे? इब्राहिम लोधी। और बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे, ये थे 1451 से लेकर के 1489 तक। और ये बात हो रही है 1200। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 का ही सीक्वेंस है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया था? मोहम्मद गौरी से युद्ध किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने तो किया ही था, जयचंद ने भी किया था। देखिए इसमें आपका आंसर निकलेगा कैसे, राणा सांगा जो है ये अकबर के समकालीन थे। तो ऑप्शन 4 हटा दीजिए, 2 हट गए। भीम द्वितीय ने भी किया था।
अब ये जो मोहम्मद गौरी थे, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से जो 2 युद्ध किए थे उनको बोलते हैं तराइन का युद्ध। तराइन के कौन से? 1191 में प्रथम युद्ध, 1192 में द्वितीय युद्ध। जयचंद ने चंदावर का युद्ध किया था, ये था 1194 में। और गुजरात के थे ये भीम द्वितीय, इनका भी आक्रमण हुआ था कब? 1178 में। और इस समय गौरी को जो है बहुत बुरी हार हारनी पड़ी थी। इन्होंने, मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किया था, कसारदा का युद्ध बोलते हैं इसको, तो उसमें अब भीम है तो भीम जीतेंगे ही, तो गौरी हार गए थे इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में प्रयुक्त तौहीद ए इलाही से क्या तात्पर्य है? पवित्र ग्रंथों और पुरोहितों वाला एक नया धार्मिक संप्रदाय, नया धार्मिक संप्रदाय तो वो तो दीन ए इलाही था। दिव्य एकेश्वरवाद पर बल देने वाला सूफी समरूप आध्यात्मिक पंथ, ये ठीक है। सैन्य संगठन से कोई मतलब नहीं है इसका, और राजस्व प्रणाली जो थी अबुल फजल ने नहीं, ऐसी कोई नहीं है तौहीद इलाही जैसी। तो इनका था, इसका मतलब होता था दिव्य एकेश्वरवाद, तौहीद इलाही का मतलब दिव्य एकेश्वरवाद होता था। और ये कोई औपचारिक धर्म नहीं था, जो ये धार्मिक संप्रदाय की बात करें तो ये धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक सहचर्य के रूप में काम करता था कि लोग साथ साथ मिलकर के रहें। तो इसकी दीक्षा सूफी शैली की प्रथाएं, एक सूत्र वगैरह था, इनमें कोई पवित्र ग्रंथ नहीं था, कोई पुरोहित वर्ग नहीं था, कोई मंदिर नहीं थी, कोई अनुष्ठान नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये था कि एक आध्यात्मिक पंथ है जिसमें लोग मिलजुल करके रहें, बस इतना था। और एक कठोर धार्मिक रीति रिवाज के बजाय नैतिक आचरण, भक्ति और मुक्ति पर बल देते थे, इस तरह का था ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में मुक्ति के संबंध में बताना है कि मुक्ति एक सैन्य अधिकारी था जिसे इक्ता के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये ठीक है। मुक्ति जो बोलते थे ये होते थे इक्ता प्रणाली थी दिल्ली सल्तनत में। और इक्ता प्रणाली का मतलब तो था कि जो वहाँ पे काम कर रहा है उसको कुछ ज़मीनें दे दी गई, वो उसी ज़मीन के भू राजस्व से ही अपना जो है खर्चा चलाएगा, वही उसका एक तरह से वेतन हो जाता था, वो ज़मीन का भू राजस्व। और वहाँ का वो प्रशासनिक कार्य भी देखता था, लॉ एंड ऑर्डर भी देखता था, ये सारी व्यवस्थाएं देखता था। तो जो इक्तेदार होते थे उनको या तो इक्तेदार बोलते थे या उनको मुक्ति बोलते थे, ठीक है। तो वह इक्ता से राजस्व एकत्र करता था और उसी से सैनिकों को वेतन देता था। तो ये भी ठीक है कि वो राजस्व वहीं से एकत्र करते थे, अपनी सेना का वेतन देते थे, और उनकी अपनी एक सेना रखनी होती थी, उसका पालन पोषण वो वहीं से करते थे, उसी वेतन से। तो ये ध्यान रखा गया था कि इक्ता जो है वंशानुगत नहीं रखी गई थी। जैसे विजयनगर साम्राज्य में मैंने बताया था कि वहाँ पे एक आयंगर प्रणाली थी, वो वंशानुगत थी, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत का इक्ता प्रणाली है वो वंशानुगत नहीं थी, ताकि अधिकारी जो है वो थोड़ा कंट्रोल में रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक शब्द जब्त का संबंध क्या है? तो ये जब्त था, एक जब्ती प्रणाली थी भू राजस्व से संबंधित। तो उसी में ही ये भू राजस्व निर्धारण की एक पद्धति कि ये भू राजस्व की प्रणाली थी, ये अकबर के समय पर थी, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि ये राजा टोडरमल ने जो है वो भूमि सुधार या राजस्व सुधार की एक प्रणाली जो शुरू की थी उसी का एक हिस्सा थी ये, और ये गुजरात और बंगाल जैसे क्षेत्र में नहीं लागू थी। नेक्स्ट है, कालक्रम में बताना है, व्यवस्थित करना है। देखिए आप इसको पहले करिए, चौसा और कन्नौज ये दोनों जस्ट आसपास ही हुए, 1539 और 1540। तो 3 के जस्ट बाद 4 कहाँ है? इन दोनों में नहीं है, इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। अब बाकी बचे ये 2। खानवा का युद्ध बाबर ने किया था, तो ये और पहले का हो जाएगा। और खानवा और चंदेरी दोनों बाबर ने किया था, ठीक है। तो पहले खानवा हुआ था, फिर चंदेरी हुआ था। खानवा 1527 में और चंदेरी 1528 में। तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदड़िया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है धंगदेव। और ये धंगदेव जो है खजुराहो में है, कंदड़िया महादेव मंदिर। खजुराहो कहाँ पड़ता है? आज के एमपी में पड़ता है। और ये नागर शैली का मंदिर है। और इसको कब बनवाया था? इसका ईयर बहुत बढ़िया है, 999। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कंदड़िया का मंदिर है कि ढंग से, अगर कोई चीज़ ढंग से खरीदो तो वो क्या होती है, जैसे सोना खरीदते हैं तो ढंग का जो सोना होता है वो 999 प्योरिटी का होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ढंग का सोना 999 प्योरिटी का और वो कायदे का होता है, ठीक है। तो कंदड़िया मंदिर, ये जिसको याद है उसके लिए नहीं है, जिसको नहीं याद है ये उसके लिए है। और महादेव मंदिर तो शिव मंदिर ही है, ये तो पता ही रहेगा आपको।
एक अभिलेख में किस दिल्ली सुल्तान को ईश्वर द्वारा चुना गया बताया गया है? उसे मूसा और सुलेमान के गुणों से युक्त बताया गया है। तो ये कौन थे? दो शासक थे दिल्ली सल्तनत के जो अपने आप को अल्लाह का प्रतिनिधि या इस तरह से समझते थे। वो एक तो बलबन और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महमूद गजनी निम्न में से किस शासक का समकालीन था? महमूद गजनी किस शासक का समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। जब राजेंद्र चोल प्रथम दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे उसी टाइम पर ये भी आए थे महमूद गजनी, और इनका जो टाइम पीरियड था वो 998 से लेकर के और 1030 ये था महमूद गजनी का। और अभी आपने देखा है 999 धंगदेव, मतलब वो था खजुराहो मंदिर जो बना है, और वो किस वंश के थे? तो वो चंदेल वंश के राजा थे। तो उत्तर में चंदेल वंश, इधर खजुराहो, इधर चोल वंश, और उधर मोहम्मद गोरी का शासक था, शासनकाल चल रहा था। और ये मोहम्मद गोरी जो है वो भारत में कब आक्रमण किया था इन्होंने? सबसे फेमस आक्रमण इनका पता ही है आपको। और चोल वंश के ये जो थे राजेंद्र चोल प्रथम, इनका टाइम पीरियड है 1014 से लेकर के 1044 तक। और पृथ्वीराज चौहान भी, इनका टाइम पीरियड क्या है? ये पृथ्वीराज चौहान का बता रहे हैं, इनका टाइम पीरियड है 1175 से 92 तक। तो ये तो है नहीं। भीम द्वितीय भी उसी टाइम के थे, पृथ्वीराज चौहान के टाइम के। और अनंगपाल तोमर ये थोड़ा और भी पहले के हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। और भीम द्वितीय जो है ये चालुक्य के सोलंकी वंश के थे। मध्यकालीन भारत में निम्न में से कौन से व्यापारी वाणिज्यिक समूह थे? तो मणिग्रामम, नाना देशी, चेट्टियार ये सभी थे। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। मणिग्रामम जो है वो दक्षिण भारत का प्रमुख व्यापारी संघ था, और जो ये मेनली चोल काल में सक्रिय था। ये आंतरिक और समुद्री व्यापार करता था। इससे आप ऐसे कर सकते हैं कि जो मणि मिलती है वो कहाँ मिलती है? समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे व्यापार करते थे, और वहीं समुद्र से अंदर भी करते थे और समुद्री भी करते थे। नाना देशी को कैसे कर सकते हैं कि ये भी एक व्यापारी संघ, ये भी था नाना देशी भी। इसको नाना मतलब होता है अनेक प्रकार के, जैसे बोलते हैं नाना प्रकार के व्यंजन। तो इसका मतलब हो गया देशी मतलब देश। तो अलग अलग देशों से व्यापार का, अनेक देशों के व्यापारी को नाना देशी कहते थे। चेट्टियार दक्षिण भारत का प्रसिद्ध व्यापारिक और साहूकारी समूह था, जो व्यापार और वाणिज्यिक। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, व्यापार और वित्तीय गतिविधि चेट्टियार मतलब चुट्टे चोर से कर सकते हैं कि चोर लोग क्या करते हैं, क्या चुराते हैं? व्यापार से संबंधित चीज़ें चुराते हैं और वित्तीय चीज़ों को चुराते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त हुंडी। हुंडी शब्द का क्या मतलब था? तो ये व्यापारियों से लिए जाने वाला कर, धन प्रेषण हेतु प्रयुक्त वित्तीय प्रलेख, दूरस्थ व्यापारियों का संघ, माल भंडारण हेतु। तो ये वित्तीय प्रलेख था, ठीक है। धन प्रेषण हेतु प्रयुक्त वित्तीय प्रलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन क्या है? बंजारों के संबंध में बताना है कि मध्यकालीन बंजारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। बंजारे प्रमुख घुमंतु व्यापारी समुदाय थे, ठीक है। बंजारे वही जो घूम घूम के, जैसे गाना भी है, कोई मुझको यूँ मिला है जैसे बंजारे को घर, तो मतलब जिनका घर नहीं होता घूमते रहते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शहरों के बाजारों तक अनाज पहुंचाने के लिए बंजारों का उपयोग किया, ठीक है। बंजारों के माध्यम से ही वो बाजार तक अनाज पहुंचाते थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, इसको मैंने बताया नहीं ज़्यादा। जो हुंडी होता है वो एक तरह का पत्र होता था, जिसमें ये लिखा होता था कि इनको किसी को मान लीजिए जमा किया गया कुछ पैसा, तो वो दूसरे को दे दिया। जैसे आजकल का चेक बुक होता है, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि किसी को दिया, और नकदी जैसे मान लीजिए कहीं और लेके जाना है, तो मैंने एक हुंडी जारी की और अगले से मैंने पैसा ले लिया, 10,000 रुपये की हुंडी दे दी, और वो जा करके वहाँ पर मेरा कोई आदमी वहाँ बैठा है जो जा करके वहाँ पे 10,000 रुपये का उसने चेक उनको वही हुंडी दे दी, और उस आदमी ने अगले को 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है। तो ये होती थी हुंडी, कि ताकि लंबी दूरी तक अगर सुरक्षित जाना है तो धन इधर से उधर करने में चोरी ना हो और ऐसी चीज़ें सेफली पहुंच जाए। फारसी शब्द औरंग का क्या अर्थ है भारतीय व्यापार में? औरंग का मतलब होता था जहां बिक्री से पहले वस्तुएं एकत्र की जाती थी, उसको बोलते थे औरंग। मतलब इसको गोदाम समझ सकते हैं, ठीक है। तो गोदाम का मतलब, गोदाम को औरंग बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तराइन के प्रथम युद्ध में मुइजुद्दीन मोहम्मद को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था, क्या ये ठीक है?
हाँ, तराइन का युद्ध जो था, मुइजुद्दीन मोहम्मद, ये मोहम्मद गोरी का नाम है, तो इनको इन्होंने पराजित किया था, ठीक है। और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के जयचंद ने एक विशाल सैन्य दल के साथ समर्थन दिया था, नहीं, उन्होंने कोई समर्थन नहीं दिया था, तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं बोला है? उन्हें तूतीय हिंद की उपाधि दी गई और हिंदवी भाषा के विकास का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। उन्होंने ख्याल और तराना जैसी संगीत विधाओं की शुरुआत की और सितार तथा तबला के आविष्कार के रूप में जाना जाता है, ये भी ठीक है। उन्होंने केवल खिलजी वंश के अधीन कार्य किया और दिल्ली सल्तनत की किसी अन्य शासक से उनका कोई संबंध नहीं था, ये गलत है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा, नहीं पूछा है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सूफी परंपरा से प्रभावित थे, ये भी ठीक है। तो अमीर खुसरो के बारे में बता दें कि ये इटावा जिले के, यूपी में इटावा जिले के पटियाली में इनका जन्म हुआ था और ये 13वीं शताब्दी से संबंधित है, मतलब ये 13वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1201 से 1299 की बात हो रही है, तो ये उस ड्यूरेशन के हैं। तूतीय हिंद इन्हें कहा जाता है इनकी मधुरता के कारण, वाणी की मधुरता बहुत थी इनमें। हजरत निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे, फारसी साहित्य, सूफी भक्ति, संगीत, ये सब लिखते थे। खुसरो को हिंदी भाषा का भी विकास का श्रेय दिया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें सही हैं। सितार और तबला वादक भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने 5, सबसे इम्पोर्टेंट जो केवल खिलजी वंश की बात की, इन्होंने 5 शासकों का दरबार में सेवा दी है। एक थे कैकुबात, जो कैकुबात बलबन के उत्तराधिकारी थे, उसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये 3 तो इसी के हो गए खिलजी वंश के, फिर गयासुद्दीन तुगलक, ये 5 दशक तक चले थे। और ये ध्यान रखना है कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जो हैं, उन्होंने इनको अमीर की उपाधि दी थी, तो अमीर खुसरो तभी बने थे ये, ठीक है। तो ये 5 शासक हम ध्यान रखना है हमें। निम्न में से किस शासक ने दक्कन क्षेत्र पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, ये सबको ही पता होगा, मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो 1324 से लेकर के और 1351 तक इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत सारे जो है कठिनाई हुई थी, बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में, और ये तुगलक वंश के अंतिम शासक थे, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। और इनके काल में 1398 में यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया था तैमूर ने, और आंतरिक कलह, कुशासन, कुप्रशासन, इस समय तक जो है ये सब, इन सब के कारण सल्तनत जो है पहले से काफ़ी कमज़ोर और खंडित भी हो गई थी। लूट अभियान चलाया था इन्होंने, बहुत सारी संपदा लेके गए थे यहाँ से, ठीक है। तो इस आक्रमण की वजह से ये और कमज़ोर हो गया था दिल्ली सल्तनत, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाग और उनके कार्य बताने हैं। दीवान ए रिसालत, जैसे मैंने एक क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व कराया था कि दीवान ए रिसालत, रिसालत को हम याद करते हैं कि जब धर्म के जो काम काज होते हैं उसमें बहुत रस आता है, मतलब बहुत आनंद आता है, तो धार्मिक मामलों का पवित्र आधार योग विद्वानों के लिए वजीफे, ठीक है। ये दीवान ए अर्ज, अर्जी कहाँ लगाते हैं? सेना वाले पधार रहे हैं, ये कर्नल आ रहे हैं, ऐसे करके अर्जी लगाते हैं, तो ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है। दीवान ए इंशा, ये जो है राजकीय पत्राचार से संबंधित था। तो जैसे पत्र किसी को भेजते हैं तो पहले लोग क्या सोचते हैं, इंशाअल्लाह वो खुश हो, तो उसके लिए कैसे पता चलता है किसी को कि खुश है कि नहीं? तो पत्र भेजते हैं, इससे पता चलता है, ठीक है। या किसी का पत्र आया तो खुश हो जाता है कि इंशाअल्लाह वो खुश है अभी, ठीक है। तो इस तरह से तीनों ठीक हो जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने दासों का एक अलग विभाग, फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है कि दास विभाग की, ठीक है। तो दास विभाग की देखरेख और शाही दरबार में शिष्टाचार बनाए रखने के लिए किसने, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? कौन सा विभाग बनाया? वकील ए दार, ठीक है। वकील ए दार नाम का इन्होंने एक अलग विभाग बनाया, और विभाग क्या, एक अधिकारी नियुक्त किया इन्होंने, और वो कौन था? वकील ए दार, ठीक है, जो दासों से संबंधित मामले देखता था।
इक्ता प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इक्ता नगद वेतन के बदले सल्तनत शासकों द्वारा मुक्तियों को दी जाने वाली भूमि थी, ठीक है, लेकिन ठीक है, हाँ, इक्ता नगद वेतन दी जाती थी, तो 1 ठीक हो जाएगा। इक्ता से एकत्रित अधिशेष राजस्व को फवाजिल कहा जाता था। हाँ, जो एक्स्ट्रा होता था वो फवाजिल कहा जाता था और वो राजा को भेज दिया जाता था, तो दोनों ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। शब्द और विवरण बताना है। खालिसा, खालिसा होती थी जो प्रत्यक्षता राजस्व शाही खजाने के लिए भूमि जो आरक्षित रखी जाती थी, तो ठीक है। ऐसे क्षेत्र जिनका राजस्व प्रत्यक्ष रूप से शाही खजाने के लिए आरक्षित रहता था। बरीद, बरीद गुप्त रूप से, ठीक है, बरीद का होता था कि गुप्त रूप से सुल्तान को रिपोर्ट करने वाली खुफिया एजेंट। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब किसी को बरी किया जाता है तो बहुत चुपके से किया जाता है खुफिया एजेंटों के द्वारा, ठीक है। और हश्म एक कल्ब, तो हश्म एक कल्ब जो है वो किससे संबंधित है? राज्य कारखानों में कार्यरत कारीगर और शिल्पकार। तो ये गलत है, ये हश्म एक कल्ब जो एक सैन्य यूनिट थी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सैनिक इकाई थी, तो ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बताना है और उनकी कृति। कौन सा लेखक कौन सी कृति लिखे हैं? तो मिन्हाज उस सिराज, इनकी है तबकात ए नासिरी, ठीक है, मिन्हाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी। कि सिराज कहाँ पहनते हैं? सिर, सिराज, और कहाँ पहनते हैं? सिर पे, ठीक है, तब क्या सिर पे तो पहनेंगे, ठीक। अबुल मलिक इसामी, इसामी फुतुह उल सलातीन, शाम को अब्दुल मालिक के सामने, तारक मेहता आपने देखा होगा, उसमें रहता है कि जब उसके यहाँ सब लोग शाम को जाते हैं सोडा पीने, तो अब्दुल मालिकों को शाम को सलाम करता है, सलातीन, ठीक है, कि सब सही सलामत है। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ फ़िरोज़शाही, आपको पता होगा कि जब कोई जीता है तो क्या बोलते हैं? इस तारीख तक वो जिया, ठीक है, तारीख़ फ़िरोज़शाही, इस तारीख तक रोज़ रोज़ वो जीता रहा, ठीक। फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक ने खुद लिखी है, तो फुतुहात, ठीक है, तो ये ऑप्शन सारे ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय प्रशासन के संदर्भ में बेलाकुलाकरण शब्द गुजरात के चालुक्यों के अधीन क्या संदर्भित करता है? तो बेलाकुलाकरण एक बंदरगाह विभाग था, ठीक। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जब कूल होना होता है किसी को तो वो कहाँ जाता है? बंदरगाह पर। बंदरगाह मतलब कोस्ट की बात हो रही है, तो कोस्ट पे जब कोई जाता है तो वहाँ पर कूल कूल हवाएं चलती हैं, तो वो कूलाकरण, ठीक है। बस ट्रिक है फालतू की याद करना है किसी भी तरह से हमें। और वेला मतलब वैसे जो एक्चुअली है वो वेला मतलब होता है तट, ठीक है, और कूलाकरण मतलब होता है प्रशासक। तो तट का जो प्रशासक होता है वो कौन होगा? बंदरगाह की बात हो रही है कि समुद्री व्यापार और तटीय अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना है कि इनका सीक्वेंस लगाना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले थे 1206 में, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए इसको ऐसे ही हो जाएगा, पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर लोदी वंश आया। तो ये 1 2 3 4 वैसे ही सीक्वेंस हो जाएगा, तो 142 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अधीन कराधान प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? खुम्स का आशय युद्ध में लूटी हुई भूमि, ठीक है। जो खुम्स थी वो युद्ध में लूटी हुई भूमि थी, और ये ऐसे बंटवारा होता था कि इसका 20% और 80%, या इसको 1/4, 1/5 और 4/5। जो लूटने जाता था उसको 4/5 और राज्य को जो मिलता था वो 1/5 मिलता था। तो ठीक है ये। ज़कात गैर मुसलमानों पर नहीं, ज़कात मुसलमानों पर लगाया जाता था, तो ये गलत हो गया। जजिया मुसलमानों पर, ये भी उल्टा है, जजिया गैर मुसलमानों पर और ज़कात मुसलमानों पर, तो ये दोनों ही गलत हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में राजवंश के वास्तुकला विकास बताना है कि खिलजी मुख्य रूप से मोर्टार का उपयोग किए, क्या ये ठीक है? कि खिलजी वंश ने मोर्टार, तो ये ठीक है कि खिलजी वंश ने मोर्टार का, मोर्टार मतलब गारा का प्रयोग की बात हो रही थी। तो इन्होंने जो मेहराब और गुंबद इन सब का जो निर्माण करते थे उसमें मोर्टार का प्रयोग करते थे। जैसे अलाई दरवाज़ा खिलजी वंश में बना, सीरी किला बना,
तो ये सब जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। और इनके टाइम पे लाल बलुआ पत्थर का भी प्रयोग सामान्य हो गया था, मतलब एक तो मोर्टार और दूसरा लाल बलुआ पत्थर प्रयोग, ठीक है। तुगलक अधिक सजावट, नहीं तुगलक सजावट नहीं करते थे, इन्होंने ज़्यादा अलंकरण पर ध्यान नहीं दिया था, इन्होंने मजबूती पर ज़्यादा ध्यान दिया था। और इन्होंने मजबूती के लिए ढलानदार दीवारें, ऐसे दीवारें बनाई थी, कोई बैटर शैली थी वो बनवाई थी। और प्रवेश द्वार पर मेहराब और लिंटन। इनका जो टाइम है वो दोहरे गुंबद का निर्माण जो है, ये लोदी की बात कर रहे हैं कि दोहरे गुंबद का निर्माण, तो लोदी ने दोहरे गुंबद का प्रयोग किया था, ठीक है। ये कुछ लोग बोलेंगे कि तुगलक तो नहीं, तुगलक ने नहीं, लोदी ने, और दोहरे गुंबद का प्रयोग करते थे ऐसे करके कि एक गुंबद ये हो गया, ये अंदर वाला हो गया, बाहर से जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, लेकिन अंदर से दीवारें इतनी ही रहेंगी। इससे क्या हुआ, दीवारों की ऊंचाई कम हो गई। और उसके अलावा ये मकबरे पर जो है अष्टकोणीय, ऐसे ऐसे करके अष्टकोणीय बनता था इनका मकबरा, ठीक है। और लोधी गार्डन, दिल्ली और आगरा के मकबरे, ये सब फेमस है, तो ये भी ठीक है। तो ये हो जाएंगे 1 और 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, महमूद गजनी 1000 से 1026 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो ये ठीक है, महमूद गजनी 17 बार आक्रमण किया था। और 998 से इनका शासनकाल शुरू हुआ था। और ये अभी एक क्वेश्चन आया था, क्या है, राजेंद्र चोल प्रथम के समकालीन थे, और उसी टाइम पे चंदेल शासक धंगदेव भी थे, ठीक है। तो ये आंसर ऑप्शन ठीक है। भारत पर महमूद गजनी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत में एक विशाल क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करना नहीं, यहाँ से पैसे लूट के लेकर के जाना था, और पैसे लूट के फिर ही वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो इनका ये उद्देश्य गलत है, ठीक है। तो इन्होंने सोमनाथ पर आक्रमण किया, और जो प्रसिद्ध आक्रमण रहा है इनका वो सोमनाथ वाला ही रहा है। तो इनका अपार धन गजनी को लेकर के जाना था, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वो उत्तरी भारत का प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक बना और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, ठीक है। ये वो अपनी उदारता के कारण लाख बख्श की उपाधि, ये भी ठीक है कि लाख बख्श की उपाधि इनको दी गई थी, और ये मतलब इसका मतलब होता है कि लाखों का दान करने वाला। कौन सा सही है, होयसल शासन का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्मन, तो ये ठीक है। और होयसलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो द्वार समुद्र नहीं थी, प्रारंभिक बेलूर थी, और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो द्वार समुद्र बनाई थी, ठीक है। और होयसल जो है वो आज कन्नड़ क्षेत्र वाला प्रभाव रहा है यहाँ पे, तो ये आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराज प्रथम के संबंध में कौन सा कथन सही है, उसने अपने साम्राज्य में भूमि राजस्व की वसूली को सुव्यवस्थित करने के क्रम में भूमि सर्वेक्षण का आदेश दिया। तो ठीक है, भूमि सर्वेक्षण का आदेश दिया था। और उसने बंगाल के पाल राजा पर विजय के लिए गंगई कोंड चोलपुरम नगर जो है और उपाधि, ये राजराज प्रथम ने नहीं बल्कि राजेंद्र प्रथम ने, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का ए। और गंगई कोंड का मतलब होता है गंगा विजेता, और ये गंगई कोंड की उपाधि कब ली थी, जब इन्होंने बंगाल के पाल शासकों को हराया था तब। लेकिन ये किसकी बात हो रही, राजेंद्र प्रथम की, ना कि राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मध्यकालीन वंशों की उत्पत्ति में कौन सा सही है। यादव प्रारंभ में लगभग 300 वर्षों तक राष्ट्रकूटों और चालुक्यों के सामंत के रूप में काम किया। किसने, यादवों ने। हाँ तो ठीक है, इन्होंने 300 साल तक लगभग राष्ट्रकूट और चालुक्य। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि यादव लोग जो होते हैं वो चारा, ठीक है, चा से चालुक्य और रा से राष्ट्रकूट। यादव वंश ने 300 वर्षों तक चारा के रूप में काम किया, ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले काकतीय कल्याणी के चालुक्यों के सामंत थे, तो ये भी ठीक है। ये कल्याणी के जो काकतीय हैं इसको ऐसे याद करेंगे, का से काकतीय और का से कल्याणी के चालुक्य के सामंत थे, ठीक है। तो ये भी दोनों ठीक है। यादव में आप क्या याद करेंगे, यादव चारा से, और काकतीय में काकतीय कल्याणी। बस याद रखना है किसी भी तरह से, इसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं है अगर ये किसी को कोई अन्यथा नॉलेज में यादव या कोई भी, बस याद करने की बात है। अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन नीति के संदर्भ में बताना है, वह दक्कन के अति सुनियोजित नीति अपनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था।
दक्कन के प्रति अति सुनियोजित नीति अपनाने वाला पहला सुल्तान ठीक है, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दिल्ली सल्तनत मतलब इन्होंने विस्तार किया था। दक्कन अभियानों का उद्देश्य दक्षिणी साम्राज्यों पर कब्जा करना तो ये नहीं था इनका उद्देश्य, ये था कि वहाँ से धन की प्राप्ति करके और उन राजाओं को अपने कंट्रोल में रखेंगे, जिससे इनको राजस्व मिलता रहेगा और बाकी वो अपने हिसाब से शासन करते रहेंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से दृष्टि IAS का यूपी PCS का टेस्ट 2 आज कंप्लीट हो गया है और कल से टेस्ट 3 का वीडियो डालेंगे। साथ में आप मेरे ही चैनल पर लूसेंट के वीडियोस को देखते रहिए और घटना चक्र के, जिससे आपकी पूरी तैयारी होती रहे, और प्लस में आई दृष्टि की घटना चक्र जो करंट अफेयर्स की। अगर आप इन चारों चीज़ों को फॉलो कर लिए तो आपका PCS प्रीलिम्स क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते ये आप जान सकते हैं कि आपने कितनी मेहनत, कितनी ईमानदारी और कितनी शिद्दत से आपने कोशिश की है। थैंक यू सो मच।